गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रूहानिका रहती है वो स्मृति से कहती है कि वो अपना पूरा तरीके से ख्याल रखेगी और वो एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए जा रही है और वो अपना ध्यान रखेगी। और स्मृति यहाँ पर रूहानिका को कहती है कि वो इस एक दिन वो उसके साथ नहीं रह सकती और बिल्कुल भी उसके साथ वो कनेक्शन नहीं रख पाएगी। तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना, कोई केयरलेस हरकतें नहीं करना। पर रूहानिका तो रूहानिका थी, वो आज भी स्मृति के ऊपर ही डिपेंडेंट थी और वो अपनी एक गलती कर देती है, अपना एक्सीडेंट कर लेती है। और जहाँ पर स्मृति उसे जाकर बचाती है, डॉक्टर के पास लेकर आती है और जब वो एडमिट रहती है तब स्मृति उसे बोलती है कि अब सही वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, सब कुछ। तो अब उसके आगे हॉस्पिटल में रूहानिका पूरी तरीके से लेटी रहती है और स्मृति उसकी तरफ देख रही रहती है। स्मृति जो रहती है वो सोच रही रहती है कि क्या ये सही वक्त है इसे बताने का या नहीं है, या इसे ये समझ पाएगी ये सच्चाई को या नहीं समझ पाएगी। पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, वो कहीं ना कहीं कश्मकश में स्मृति यहाँ वहाँ से घूम रही रहती है। रूहानिका उसे पूरे के पूरे रूम में ऐसे घूमते हुए देख रही रहती है। फिर वो एकदम से बोलती है, स्मृति, ऐसा क्या सच है जिसे तुम बताने के लिए इतना ज़्यादा सोचती हो? हर चीज़ तुम मुझसे फ्रेंडली तरीके से बोल देती हो, फिर ये बात बताने में क्या है? तभी स्मृति बोलती है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा वो पास्ट है जिसे मैं भुलाना चाहती हूँ, ये मेरा वो पास्ट है जिसको मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरा वो पास्ट है जिसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। पर अगर जब तक इस पास्ट के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तुम शायद उस चीज़ से सीखोगे नहीं जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, चाहे कोई भी तुम्हारा कितना भी ख्याल करने वाला हो, तुम्हें उस पर इतने तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए। और शायद अब ये मेरी कहानी सुनकर तुम्हें समझ में आए कि इंडिपेंडेंट रहना कितना ज़रूरी है। कभी भी किसी पे पूरे तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो रूहानिका बोलती है, क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीधे सीधे तरीके से कभी तुम क्यों नहीं बोलती हो? स्टार्टिंग से ही तुम मुझे इतना उलझा उलझा के बोलती हो कि मुझे नहीं आता है। तभी स्मृति बोलती है, ठीक है, वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले तुम डिस्चार्ज हो जाओ, घर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। थोड़ी देर में जो डॉक्टर रहता है वो अंदर आता है और रूहानिका का पूरा चेकअप करता है। रूहानिका का पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है, अभी तो इनको सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं। इनके लेग में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी जो सर पे जो चोट लगी थी उससे इनकी पूरी बॉडी में कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ है एंड शी वॉज अ वेरी फाइन। और आप चाहो तो उनको घर ले जा सकते हो, उनका ट्रीटमेंट मतलब घर पे ही ट्रीटमेंट होगा। और वैसे भी प्लास्टर उतरने में कुछ 21 डेज लगते हैं, 21 डेज तक ये रहेंगी। तभी वो बोलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो रूहानिका रहती है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और थोड़ी देर में कार आती है, ड्राइवर आता है और उसके मॉम एंड डैड बैठते हैं। स्मृति भी स्मृति भी थोड़ी टाइम के बाद वहाँ पर आई जाती है। थोड़ा वक्त इसी तरीके से गुजरता है और ये लोग घर की तरफ पहुँच जाते हैं। जैसे ही घर की तरफ पहुँचते हैं वहाँ पर जो रूहानिका रहती है वो बेड पे लेटी रहती है और अपनी जो लेग को ना ऊपर की तरफ रखती है और स्मृति उसके बाजू में आके बैठती है। तभी उसकी मम्मी के आती हैं रूम में और रूम पे आते से ये बोलती हैं कि रूहानिका, खाना मैं तुम्हारा यहीं पे ला दूंगी, तुम्हें बार बार चलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें पास प्लास्टर लगा है, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कहती है, नहीं मम्मा, मैं रख लूँगी ध्यान। तो कहती हैं, तुम जितना सुनो। तभी वो स्मृति की तरफ देखती है जहाँ पे स्मृति वहाँ से कोने में खड़े होते हुए इशारों में बोलती है, तुम अपनी मम्मी की बात मानो, रूम से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें रूहानिका उसे हाँ कह देती हैं। थोड़ी देर के बाद मम्मी चली जाती हैं और एक सूप लेकर आती हैं जिसे देती हैं। रूहानिका उसे सूप पी रही रहती है और तभी वो स्मृति की तरफ देख के बोलते हैं, अब मुझे अपनी कहानी बताओ तो सही, प्लीज़ ये कहानी मुझे बताओ। तो तभी स्मृति बोलती है, ठीक है, कहानी मैं तुम्हें पूरी बताऊंगी, पर इस कहानी में तुम एक बार में पूरी चीज़ नहीं जान सकती हो। तो या तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता सकती हूँ या तो तुम्हें मैं डिटेल में बता सकती हूँ, ये चीज़ तुम डिसाइड करो, स्मृति बोलती है। तभी रूहानिका बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे डिटेल्स में जानना है, वैसे भी 21 दिन तक मैं इस घर में ही बैठी रहूंगी, तो मुझे हर एक एक चीज़ डिटेल में जाननी है। शायद मेरा एक्सीडेंट से मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ डिटेल में जानने का मौका मिले और इतने सालों से मैं जिस चीज़ के लिए पूछी हूँ उसे एक छोटी सी कहानी में या 1 घंटे की कहानी में मैं ख़त्म नहीं करना चाहती।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक एक पल और हर एक एक मोमेंट जीना चाहती हूँ, तो तुम मुझे वह चीज़ बताओगी। तो तभी स्मृति स्माइल करते हुए बोलती है, हम्म, ठीक है। तो मतलब तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा जब से एक्सीडेंट हुआ है तो तुम्हारी इंटरटेनमेंट का ज़रिया मैं बनूं। तो रूहानी का एकदम से स्माइल करती है और धीरे से बोलती है, व्हाई नॉट। तो स्मृति थोड़ा सा उसकी आंखें चौड़ी करके और एकदम से उसकी घूर की तरफ बोलती है, क्या। तो वो कहती है कि क्या बोला तुमने। तो कहती कुछ नहीं, मतलब जितना तुम बताओगी उतना काफ़ी है। तो कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जितना कुछ बताऊंगी उसको सिर्फ चुपचाप तरीके से तुम सुनोगी। क्यों, क्या, रिएक्शन, कुछ भी वियर्ड शॉकिंग रिएक्शंस अगर जो भी दोगी तो मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगी। तुम्हें एकदम कामली होकर ये बातें सुननी है। शायद तुम्हें इस बात से थोड़ा हर्ट भी हो, बट तुम अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। अगर तुम्हें हर्ट होगा तो फिर मैं ये नहीं सुनाना चाहती हूँ। स्मृति बोलती है रूहानिका को। तभी रूहानिका बोलती है, मुझे कुछ हर्ट नहीं होगा, बट अगर कुछ ऐसा इमोशनल हुआ या कुछ हुआ तो मैं रो तो सकती हूँ ना। तो कहती है कि हाँ, तुम सब कुछ इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर सकती हो, बट सिर्फ इतना है कि तुम उस इमोशंस या जितने भी इमोशंस तुम फील करोगी वो मेरे तक नहीं आने चाहिए। मतलब तुम कभी गुस्से में आकर मुझसे ये पूछोगी, ये क्या तुमने क्यों किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसे, या फिर तुम पागल थी क्या, तुम्हें समझ में आना चाहिए था, ये वो। अगर तुमने इस तरीके का कोई भी मुझे अपना रिएक्शन दिया तो मैं वहीं पे वो स्टॉप कर दूंगी। सॉरी, पर मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा से रहती है, तुम ये जानती हो रूहानिका। तो रूहानिका बोलती है, इतना तो टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे मॉम डैड भी नहीं डालते हैं जितनी तुम मुझ पे डालती हो स्मृति। तो कहती है, कबूल, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना रहने देते हैं। तभी रूहानिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसे जानना रहता है स्मृति के बारे में हर एक एक चीज़। जो लड़की इतनी अच्छी है, जो लड़की दूसरे की इतनी ज़्यादा मतलब लाइफ के बारे में जानती है, उसकी पिछली लाइफ के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है। शायद आप और मैं भी जानना चाहते थे। तो उसी तरीके से रूहानिका के अंदर भी वो बहुत सारी जो जल्दबाजी रहती है वो रहती है। तभी वो बिना सोचे समझे हाँ कह देती है, पर उसे इस बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए था। थोड़ी देर ऐसी बात चलती है। तभी रूहानिका बोलती है, तो अब मुझे कहानी तो सुनाओ। तो कहती है, ठीक है, मैं कहानी तुम्हें हर दिन ये कहानी 21 दिन तक चलेगी। 21 दिन तक तुम्हारे पूरे प्लास्टर है, तो ये कहानी 21 दिन पे चलेगी। और मैं हर कहानी में तुम्हें 21 दिन तक थोड़ा थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में पार्ट बताऊंगी, और वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन भर तुम्हें इंटरटेन करती रहूं, क्योंकि शायद वो चीज़ें मेरे लिए भी याद करके तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा हर्टफुल होगा, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी के कुछ इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच है, जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहती हूँ। इसलिए कहानी का मज़ा तभी आता है जब वो धीरे धीरे तरीके से चले और अपने उस पीक पॉइंट पे जाए। तो 21 दिन में 21 कहानी ख़त्म होगी, और इस कहानी के बीच में मैं तुम्हें हर थोड़ा देर तक वो पार्ट, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट बताती रहूँगी। तो तुम्हें मंजूर है। तो रूहानिका उसकी तरफ मायूस सी नज़रों के साथ ऐसे देख के बोलती है, ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, कबूल है। तो वो कहती है, ओके। थोड़ी देर के बाद जो रूहानिका रहती है, अब वो स्मृति की तरफ देख रही रहती है। स्मृति थोड़ी सी विंडो की तरफ बाहर देख के अपनी सांसें बहुत ज़ोरों से ले रही रहती है। तभी रूहानिका बोलती है, अब बताओ तो सही। तभी वो कहती है, ठीक है, कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। देहरादून की रहने वाली हूँ मैं, और आज से कई सालों पहले की कहानी है। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था आ, रूहानिका, उससे पहले की ये कहानी है। तुम्हारे जन्म होने के पहले ही मैं, ये कहानी है। तो ये कहानी इतनी पुरानी है, जहाँ पर तब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। ये कहानी तब की है जहाँ पर सिर्फ एक लैंडलाइन हुआ करता था, और देहरादून की जो हवाएं जिस तरीके से अभी चल रही हैं, उस समय इस देहरादून की हवाएं इस तरीके से नहीं चलती थी। आज की हवाओं में तो साजिश है। आज की हवाओं में तो किसी ना किसी को
नीचा दिखाना या उसको बढ़ाने का है। पर उस समय जो हवाएं चलती थी, उस हवाओं में सिर्फ और सिर्फ प्यार था, एक प्रेम था। उस समय लोग, मतलबी तो उस समय भी लोग रहते थे, बट उस समय प्यार भी उतना ही था। और ये कहानी उस समय की है जहाँ पर प्यार करना कभी कभार गुनाह भी बन जाता था। कुछ मोहब्बतें सिर्फ और सिर्फ एंडिंग के लिए ही होती है, जिसका हासिल इस तरीके से होता है कि हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं। तो ये कहानी मेरी है, स्मृति की कहानी है। और स्मृति की कहानी एक रात से शुरू होती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहाँ पर एक लेडी बहुत दूर रोते रोते जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे मुझे ज़रूरत है। उस लेडी के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसे बोलते हैं कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तभी इसकी डिलीवरी हो पाएगी। पर उस समय उस लेडी को डॉक्टर के पास ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बादल अपने जोरों से तेज़ी से गरज रहे थे और साथ ही साथ बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लेडीज और एक जेंट्स दोनों भागते हुए आते हैं और कहते क्या हुआ क्या हुआ। और तभी वो लेडीज के गोद में एक लड़की रहती है, जो करीब 2 साल की उस लड़की रहती है। वो भी ऐसे चुपचाप शांति से होके वहाँ देख रही थी। तभी वो लेडीज कहती है, क्या कर रहे हो तुम सब लोग? तो कहते हैं, मालकिन हमें लेकर जाना पड़ेगा, मेरी बीबी बहुत ज़्यादा दर्द में है, उसको बच्चा होने वाला है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, हमें जाना पड़ेगा। तभी वहाँ से वो जो मालिक रहते हैं वो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? बारिश इतनी तेज हो रही है, अगर मैं तुम कार से भी लेकर जाओगे तो तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकोगे, क्योंकि ये देहरादून है, यहाँ लैंडस्लाइडिंग और पेड़ वेड़ कहीं पर भी गिर जाएंगे। इतनी तेज बारिश में रुको, ये मत करो। अच्छा सुनो तुम मेरी बात, यहाँ से आगे जाओ, यहाँ से गाड़ी ले जाओ, यहाँ से आगे जाओ, यहाँ पर एक दाई माँ रहती हैं, उस दाई माँ को बुलाओ फटाक से, वो दाई माँ आएगी और वो इस बच्चे की डिलीवरी करेगी तभी होगा। तभी वहाँ से भागते हुए जो बंदा रहता है वो मालिक की बात सुनते हुए फटाफट जाता है और वहाँ से दाई माँ को लेकर आता है। दाई माँ काफ़ी बूढ़ी रहती है और दाई माँ के साथ उसी की बहू तक आती है। दाई माँ अपनी बहू को कहती है कि जल्दी से इसको ना एक क्या बोलते कवर करो, जल्दी से इसे एक कपड़ों से कवर करो। और वो कपड़ों से कवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पूरी तरीके से उसको काफ़ी अच्छे से कवर करने के बाद वहीं पर वो लेडी जोर जोर से चीख चीख के रोते हुए एक बच्चे को डिलीवर करती है। और जैसे ही वो बच्चा डिलीवर होता है और उस डिलीवर होने के बाद जो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासुर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। तभी तभी दाहिमा कहती है, या अल्लाह, इसकी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, इसका मतलब है कि ये शायद नहीं बच सकती है। तो तभी वो रोते हुए बोलती है, ऐसा मत कहो, इसको बचाओ। वहाँ पर वो मालिक की तरफ बोलता है, मालिक मालिक इनको बोलो ना, ये आपकी सुनती है, मेरी बीबी को बचा लो ना प्लीज़। लेकिन दाइमा कहती है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तुम्हें पहले ही लेकर आना था और मैं तुम्हारी बीबी को नहीं बचा पाऊंगी। और बच्चे डिलीवर होता है, बच्चा बहुत नॉर्मल तरीके से होता है और वो इतना नॉर्मल तरीके से डिलीवर होने के बाद जो वहाँ पर जो लेडीज रहती है उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है और वो बच्ची गोदी में आती है और गोदी में आने के बाद रो रही रहती है, रोती रहती है। तभी वहाँ पर जो वो आदमी रहता है वो एकदम से टूट सा जाता है अपनी बीवी को जाते हुए देखकर। और वो बच्चा वहाँ डिलीवर होने के बाद दाई माँ की गोद में रहता है। तभी वहाँ से वो जो लेडीज आती है, जो मालकिन रहती है, मालकिन जो रहती है वो उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाती है और उससे बोलती है कि इसे दूध की ज़रूरत है। और क्योंकि 2 साल की उनकी भी बेटी रहती है, तभी वो क्या करती है, उसको लेके जाती है बच्चे को और वहाँ पर अपने एक रूम में जाके उसे वहाँ पर गोदी में मतलब लेकर उसे दूध पिलाने लग जाती है। वहाँ पर एक लड़की वहीं पे खड़ी हुई रहती है, जो एकदम छोटी सी 2 साल की बच्ची रहती है, इधर उधर देख रही रहती है और वो अपनी मम्मी को एकदम चिपक के बैठी रहती है। तभी उसकी मम्मी कहती है, तुम्हारी एक नई दोस्त आ चुकी है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, ये देखो कितनी क्यूट सी है। तभी वो बच्ची मम्मी के लैप पे जाकर बैठती है और उनको उस लड़की को देखती है और कहती है कि इसका ख्याल तुम्हें रखना है,
अब इसकी मम्मी नहीं रही है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस छोटी सी बच्ची को भला क्या पता था कि ये करना था। पर थोड़ी देर के बाद उसके जो पापा रहते हैं उस बच्ची के, मतलब वो जो आदमी रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। और उस रात को एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ गम था। एक तरफ खुशी थी कि उसको एक अच्छी बेटी पैदा हुई है, और एक तरफ से गम था कि उसने अपनी बीवी को खो दिया है। वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। तभी वहाँ पर वो जो मालकिन एक हाथ में अपनी दूसरी बेटी को लेकर, हाथ पकड़ते हुए लेकर आती है, और गोदी में उसकी बेटी को पकड़ी रहती है, और कहती है कि सुनैना की चाहे मृत्यु हो गई हो, क्या फर्क पड़ता है। सुनैना की मृत्यु हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्ची हमारी बच्ची नहीं है। इसे माँ का प्यार मैं दूंगी, इसे माँ का फर्ज मैं अदा करूंगी। तुम इस फिक्र में मत रहो कि तुम्हारी बेटी अनाथ हो गई है, इसका ध्यान मैं रखूंगी। और इसे हिलते हुए वो अपने पति की तरफ देख के बोलती कि उसे समझाओ। तो जो उसके पति रहते हैं, जो उस लेडी के मालिक के, जिनका नाम रहता है सूरज। सूरज उन्हें समझाओ। जो सूरज रहते हैं वो जाते हैं और जाकर उस ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम समझ जाओ, ये कोई नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। पर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो इंसान अपनी बेटी अपनी जो वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो पूरी रात ऐसे रोता रहता है। फिर जब सुबह का समय होता है तो उसकी जो लेडीज रहती है, जिसने जन्म दिया रहता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और वो अंतिम संस्कार करने की होती है। वो बच्ची जो गोद में रहती है वो रो रही रहती है। और थोड़ी देर में जो आंटी रहती हैं, जो लेडीज रहती हैं, जो मालकिन रहती हैं, वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं और वो अंतिम संस्कार में जा रही रहती है। तो उस समय बच्ची जो रहती है उसको एक मेड के हवाले रखा जाता है। जो मेड जो रहती है, वो वहाँ पे इनके यहाँ इतनी सारी मेड लगी हुई थी, तो वो जो मेड रहती है वो बच्चे को देख रही रहती, पर साथ ही साथ उस बच्चे का ध्यान रखते हुए एक छोटी सी बेटी, जो उनकी 2 साल की बेटी रहती है, वो भी वहाँ सर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी, रो मत, मम्मा विल बी कम सून। ऐसे धीरे धीरे वो जो अपनी टूटी फूटी वॉइस में धीरे धीरे बोल रही रहती है। और जब ये कहानी रूहानी का सुन रही रहती है, तभी उसके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो रहे रहते हैं। स्मृति उसके फेस के एक्सप्रेशन समझ के बोलती है, वो छोटी सी बच्ची मैं थी, मेरा जन्म हुआ था स्मृति, और मेरे जन्म होते से ही मेरी माँ ने अपना दम तोड़ दिया था। मुझे अच्छे से पैदा करने के चक्कर में वो चली गई थी। और वो जो बच्ची थी, वो वो तनिक्षा थी। तनिक्षा मेरे मालिक की बेटी थी। हालांकि मैं मैं भी एक उनके नौकर की बेटी थी। मतलब मेरे जो डैड थे वो एक ड्राइवर थे, बहुत अच्छे। वो ड्राइवर थे जो सूरज साहब के ड्राइवर थे। और नैना मैम मेरी जो मालकिन थी, उन्होंने कभी मुझे मालकिन वाला समझा ही नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा से कहा कि तुम मुझे माँ बोलोगी, क्योंकि माँ की तरह मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। और वो नैना मालकिन से वो नैना माँ बन गई मेरी। नैना माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मेरी जो सुनैना माँ थी वो तो जा बसी थी। और धीरे धीरे वक्त इसी तरीके से बीतता गया। जब मैं जब मैं 1 साल की हुई, तब जो तनिक्षा थी वो 3 साल की हो चुकी थी। और वो जब 3 साल की हुई तो उसे स्कूल जाने लग जाती थी। मैं पूरे दिन भर रूम घर पे अपने धीरे धीरे घूमते घूमते इंतज़ार करती थी कि तब कब आएगी तनिक्षा। तनिक्षा आएगी, मैं तनिक्षा के साथ खेलूंगी। और मैं जब भी वो स्कूल चली जाती थी तब मैं बहुत रोती थी तनिक्षा के लिए, क्योंकि मुझे इतना रोना आता था कि मुझसे रहा ही नहीं जाता था कि तनिक्षा के बिना। तनिक्षा और अब मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे। मतलब हम दोनों एक दूसरे के एक हमदर्द, एक दोस्त बन चुके थे। तनिक्षा हमेशा से एक बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती थी। वक्त बीतता गया और फिर मुझे स्कूल में एडमिशन लेना था। जब एडमिशन की बारी आई तो मेरी जो पापा थे वो एक ड्राइवर थे, और जो तनिक्षा थी वो एक मालिक की बेटी थी। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उस समय मेरे जो अंकल थे, मेरे जो मालिक थे सूरज, वो एक उनकी ना जूतों की फैक्ट्री थी अपनी खुद की।
और वो जूते बनाते थे, और उस समय उनकी जो फैक्ट्री थी वो ज़ोरों शोरों से अपने मुकाम में थी, और वो बहुत अमीर थे। इसलिए जो तनिष्का थी वो एकदम हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गई, जो हर एक अमीरजादी बिलोंग करती है। और मैं एक छोटे से कॉन्वेंट स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था। पर इन सब होने के बाद भी कभी भेदभाव नहीं रहा, क्योंकि जो तनिष्का थी वो आते से मुझे पढ़ाती भी थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी। और ऐसा होता था कि तनिष्का को स्कूल छोड़ने के लिए जो जाते थे, जो ड्राइवर, मेरे ही पापा छोड़ने जाते थे। तो सबसे पहले मुझे स्कूल छोड़ा जाता था, जहाँ पे तनिष्का मुझे खुद स्कूल छोड़ती थी, और स्कूल छोड़ के बाय बाय टाटा टाटा करती थी। और उसके बाद तनिष्का मुझे स्कूल से लेने भी आती थी, और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। और फिर धीरे धीरे वो मुझे पढ़ाती भी थी, और हम लोग बहुत साथ रहते थे। करीब वक्त बीतता गया, और मैं अब 3 साल से 7 साल की हो चुकी थी। 7 साल का एक टाइम था जहाँ पर एक एक पहली बार मुझे पता चला कि तनिष्का मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। 7 साल की थी मैं, और तब ऐसा हुआ कि हम लोग खेल रहे थे, और खेलते हुए तो जो हमारी तनिष्का, मतलब मैं 7 साल की थी तब, तनिष्का 9 साल की थी। और मैं जब खेल रही थी, खेलते हुए बहुत खेल रही थी, तभी मुझे एक लड़के ने जम के बॉल मार दी। और उस लड़के ने, पहले मुझे लगा कि उसने बहुत एकदम, मतलब नॉर्मल तरीके से मारी है। थोड़े टाइम के बाद उसने मुझे बहुत जम के मार गई। मैं रोते हुए, मुझे चोट लग गई, और मेरे सर पे बहुत जम के चोट लग गई। मैं रोते हुए गई, और रोते हुए, बहुत ज़्यादा रोते हुए मैं गई। और 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 वहाँ पर मैं गई नैना मम्मी के पास। जैसे मैं नैना मम्मी के पास गई, मैं नैना मम्मी को बोली कि मम्मा मुझे चोट लग गई है। तो मेरी नैना मम्मी ने मेरा बैंडेज किया और सब कुछ किया। तभी तनिष्का वहाँ से आती है और बोलती कि किसने तुम्हें मारा। तो मैंने उसे सब कुछ बताया कि मैं गेम खेल रही थी। तभी वो बोलती कि चलो, तभी नैना मम्मी क्या आई थी कि तनिष्का उसे मत लेकर जाओ, तनिष्का बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तुम कहाँ लेके जा रही हो। तभी तनिष्का बहुत गुस्से वाली थी, और उसका एटीट्यूड इस तरीके से था कि वो हमेशा से बॉसी एटीट्यूड रहती थी। उसे उसकी चीज़ें हमेशा से 100% चाहिए रहती थी। अगर उसकी चीज़ों को कोई हाथ लगाए या कुछ करे, वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। तभी वो एकदम से टर्न होकर अपनी मम्मी की तरफ बोलती है, मम्मा मैं देख लूँगी, आप शांत रहो। ऐसे लेके वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर चली गई वहाँ पर। फिर वहीं पर वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, और फुटबॉल खेलते हुए वो लड़के की एक आदत थी कि वो सबको ऐसे ही मार रहा रहता है। और मुझे अभी भी याद है कि वो बहुत ज़ोर से बॉल मार रहा था। तनिष्का की तरफ मैंने हाथ पकड़ते हुए कहा कि नहीं तनिष्का, प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ। तो वो कहती है कि रुको स्मृति, मैं सब करती हूँ। और वो वहाँ से भागते हुए आगे गई और कहती है खेलना है तो मेरे साथ भी गेम खेलो। तो कहता है क्यों नहीं। और ऐसे करके वो बॉल मार रहा था, लेकिन तनिष्का उस समय हर चीज़ के एक्सपर्ट थी। उस दिन तनिष्का ने उस बॉल से लेकर उसी को इतनी जम के मारा कि उसके सर पे जम के उसने बॉल मारी और वो गिर गया। वो जिस तरीके से लोगों को मार रहा था, उसी तरीके से तनिष्का ने उसके जम के बॉल मारी, और वो काफ़ी घायल तरीके से गिर गया और रोने लगा। जैसे ही वो उठा, वो एकदम से भागते हुए तनिष्का को मारने के लिए आया। और उस दिन मैं खड़े होकर इतनी जम के मैंने उस लड़के को धक्का दिया, और उसके ऊपर बैठ के मैंने उसको बहुत जम जम के मारा। तनिष्का मुझे पकड़ी जा रही थी। तनिष्का बोल रही थी कि स्मृति छोड़ दो उसे, छोड़ दो। पर उस समय मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। तभी तनिष्का मुझे पकड़ती है और लेके जाती है, और कहती है क्या हो गया था तुम्हें, जब वो तुम मार खाकर आई तब तो तुमने उसे मारा नहीं, अब मारने की क्या ज़रूरत थी। तभी मैं स्मृति की त मैं तनिष्का की तरफ देखते हुए कहती हूँ, वो मुझे मारे चल जाएगा, बट कोई आपको हाथ लगाए ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। तभी तनिष्का कहती है, हाँ हूँ इम्पोर्टेंट, मुझे पता है तुम मुझे हमेशा से बहुत प्यार करती हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लड़ाई करोगी। तो कहती है, आप भी तो मेरे लिए ही गई थी ना लड़ाई करने के लिए, फिर आप क्यों गई? तो तनिष्का के पास कोई जवाब नहीं रहता है स्मृति की इस बातों पे। तभी तनिष्का कहती है, और अगर ऐसा है कि कोई भी मुझ पे उंगली उठाएगा तो तुम सबसे लड़ोगी क्या? तो तभी स्मृति कहती है, हाँ मैं सबसे लड़ूंगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी तनिष्का कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी? तो स्मृति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे मत छोड़ देना। तो तनिष्का कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। और ऐसे वो मेरे सर पे हाथ फैलाती है, हाथ सर पे फैला रही रहती है, और इस तरीके से उस दिन हम दोनों को एक दूसरे की दोस्ती के और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या इम्पोर्टेंट थे। तो अब फ्रेंड्स आगे जानते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड subscribe।